हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 साइंस का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे बच्चों, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों। ये सभी क्वेश्चंस एकदम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बच्चों, तो एकदम एक भी क्वेश्चंस को मिस मत कीजिएगा। सभी क्वेश्चंस आपके लिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, तो चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। तो बच्चों, समतल दर्पण जो होता है उसका फोकस दूरी अनंत पे होता है। ठीक है, कहाँ होता है बच्चों, समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो अनंत पे होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन बच्चों हम लोगों का 2 नंबर है, यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री है। ठीक है, आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो प्रवर्तन कोण का मान क्या होगा। तो देखिए बच्चों, आपको यहाँ पे समझा देते हैं आपतन कोण और प्रवर्तन कोण के बारे में। देखिए, आपतित किरण परावर्तित किरण के बराबर होता है। ठीक है, जो प्रकाश आता है बच्चों और वो चिकना सतह से, मान लीजिए ये मिरर है, आईना है, एक ऐसा सतह है जिससे कि प्रकाश टकरा के वापस चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा ना बच्चों, अगर मान लीजिए ये 60 डिग्री का कोण यहाँ बन रहा है तो ये भी 60 डिग्री का होगा। ठीक है बच्चों, आपतन कोण प्रवर्तन कोण के हमेशा बराबर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का 3 नंबर क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। तो फोकस दूरी वो जो होती है वो हमेशा वक्रता त्रिज्या के आधा होती है। ठीक है, वक्रता त्रिज्या के आधा होती है। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एवं उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो उसकी जो वक्रता त्रिज्या में बच्चों जो संबंध की बात जब भी किया जाएगा तो वो होता है R बराबर 2F। ठीक है, याद कर लीजिए एकदम आप लोग अच्छा से, R बराबर 2F होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरणें किस बिंदु पर होकर गुजरती है। अवतल दर्पण पर जब भी बात करेगा बच्चों, अवतल दर्पण से जब भी प्रकाश परावर्तन होता, टकराता है, टकरा के जब वापस जाता है तो वो किस से गुजरता है। तो बच्चों एफ से गुजरता है। ठीक है, हमेशा आलेख बनाने के लिए आप लोग सीखे होंगे, तो वो हमेशा एफ पर से गुजरता है। ठीक है, अवतल दर्पण से प्रकाश जब टकरा के रिटर्न आता है तो एफ से गुजरता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, हीरा का अपवर्तनांक होता है। तो बच्चों हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। ठीक है, 2.42। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। तो बच्चों लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, डायोप्टर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। 1 मीटर फोकस दूरी वाले जो उत्तल लेंस होता है ना बच्चों, इसकी फोकस दूरी हमेशा 1 डायोप्टर होता है। कितना होता है बच्चों, 1 डायोप्टर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। 9 नंबर क्वेश्चन, नेत्र गोलक की आकृति लगभग होती है। तो नेत्र गोलक की जो आकृति होती है ना बच्चों, नेत्र गोलक हमारे आंखों का जो नेत्र गोलक होता है उसकी आकृति गोलाकार होती है, लगभग गोलाकार होती है। ठीक है बच्चों, लगभग पूछ रहा तो गोलाकार ही होती है लगभग। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते बच्चों। 10 नंबर, नेत्र गोलक के छोटे होने से कौन सी दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। जब हम लोगों का नेत्र गोलक छोटा हो जाता है ना बच्चों, तो समझ जाइए कि दूरदृष्टि दोष होता है। हम तो देख नहीं सकते, यही सबसे पता चलता है जब दूरदृष्टि दोष लोगों को हो जाता है ना, तो नेत्र गोलक जो होता है उसकी साइज छोटा हो जाती है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है। हमारे आंखों में जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है बच्चों किसी वस्तु का, वो दृष्टिपटल कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, दृष्टिपटल। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, किसी दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनता है। किस दृष्टि दोष, यानी कोई दृष्टि दोष हो जाएगा दूर या निकट। कौन सा दृष्टि दोष होता है बच्चों, तो प्रतिबिंब जो है रेटिना के सामने बनता है। तो कौन सा दृष्टि दोष, तो निकट दृष्टि दोष जब भी हो जाएगा बच्चों, निकट दृष्टि दोष होने पे, किसी भी इंसान को निकट दृष्टि दोष होने पे रेटिना के सामने बनता है। ठीक है, प्रतिबिंब जो है रेटिना के
सामने बनता है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर है, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो बच्चों बहुत ही इजी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। प्रकाश सबसे कम होता है बैंगनी का, और आप लोगों को पता होगा सबसे ज़्यादा किसका होता है बच्चों? तो लाल का सबसे ज़्यादा होता है। कम जब भी पूछेगा तो बैंगनी आप लोग याद कर लीजिए एकदम। ये सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। हम आपके लिए सभी सब्जेक्ट का तैयारी करा रहे हैं बच्चों, एकदम VVI क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, ठीक है। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को बच्चों लाइक कर दीजिए, ठीक है। और वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, इंद्रधनुष के निर्माण के लिए निम्न में से प्रकाश की कौन सी घटना सही है? तो इंद्रधनुष जो बनता है बच्चों, बरसात होता है तो उस टाइम बनता है इंद्रधनुष। तो उसे जब कौन सा घटना कहलाता है वो? तो वर्ण विक्षेपण कहलाता है, ठीक है। वो जो घटना है जिसके कारण इंद्रधनुष बनता है उसे वर्ण विक्षेपण कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। तो बताइए बच्चों विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर होता है, ठीक है बच्चों। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है। चालक तार, मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी का ये तार है बच्चों, ठीक है। इस तरह से तार है, इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित होगा, विद्युत मान लीजिए इसमें करंट पास हो रहा है, ठीक है, पास हो रहा है, इस तार में करंट पास हो रहा है, तो जो गतिशील कण होगा बच्चों वो क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉन तो ही होगा। क्या होगा बच्चों? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों का, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया? तो बच्चों विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज ऑस्ट्रेन ने किया था, ठीक है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है बच्चों? मान लीजिए ये एक करंट का तार है, ठीक है, इसमें करंट पास हो रहा है, तो इसके चारों तरफ बच्चों एक चुंबक का क्षेत्र बनता है, ठीक है। चुंबक का क्षेत्र बनता है इस तरह से, ठीक है। इसके तरफ जो होता है ना खींचता है, ये जो है खिंचाव एक बनता है, चुंबक का क्षेत्र बन जाता है बच्चों। चुंबक का प्रभाव होता है करंट में, ठीक है। जिस तार में करंट पास होगा उसमें क्या होता है ना कि चारों तरफ उसका चुंबक का प्रभाव बनता है, और जैसी लाइन कटेगा तो इस तार से चुंबक का प्रभाव खत्म हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर करते हैं। 18 नंबर, प्रत्यावर्ती धारा AC की आवृत्ति क्या है? तो बच्चों AC की जो आवृत्ति है, प्रत्यावर्ती धारा को ही AC कहते हैं, जो हमारे घरों में आता है उसका फ्रीक्वेंसी आवृत्ति 50 हर्ज होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन की ओर 19 नंबर क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किस नियम के आधार पर किया जाता है? तो हम लोग जो भी रासायनिक अभिक्रिया का संतुलित करते हैं बच्चों, तो वो किस आधार पर किया जाता है? तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर, ठीक है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर किया जाता है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, अभिक्रिया CaO + H2O, ठीक है, ये अभिक्रिया हो रहा है, बन रहा है CaOH2, ठीक है, OH2। तो ये किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो बच्चों यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग, दो अभिकारक है CaO और H2O, दो अभिकारक मिलके एक उत्पाद का निर्माण कर रहा है कि नहीं? तो इस प्रकार के अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जब भी बच्चों दो अभिकारक मिलके एक उत्पाद का निर्माण करेगा वो संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का 21 नंबर क्वेश्चन है, Fe + CuSO4, ठीक है। इसमें देख रहे होंगे बच्चों आप लोग कि Cu जो है, Cu अलग हो जा रहा है और Fe ऐड हो जा रहा कि नहीं? SO4 के साथ Fe आ रहा है और Cu बाहर हो जा रहा है। तो इस प्रकार के अभिक्रिया को हम लोग बच्चों क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार के अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि Fe जो है Cu के जगह पे बैठ जा रहा है, इसलिए विस्थापन अभिक्रिया। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? हम लोग जो खाते पीते हैं बच्चों, वो पाचन होता है, वो किस प्रकार का अभिक्रिया कहलाता है? तो वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है 23 नंबर,
उपचयन अभिक्रिया जब भी होगा बच्चों तो आप लोग याद रखिएगा उपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ठीक है। और अपचयन अभिक्रिया जब होगा, देखिए नीचे आएगा अभी क्वेश्चंस, अपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन की कमी होती है, ठीक है। आप लोग क्वेश्चंस को अच्छा से याद कर लीजिए। उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि, और अपचयन में ऑक्सीजन की कमी, ठीक है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का 25 नंबर है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो बच्चों बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो NaHCO3, ठीक है, NaHCO3 बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर, CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है। तो बच्चों CaOCl2 का इसका प्रचलित नाम हो जाता है विरंजक चूर्ण, ठीक है बच्चों, विरंजक चूर्ण। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए चाय में कौन सा अम्ल होता है। तो बच्चों चाय का जब भी बात किया जाएगा तो टेनिक अम्ल होता है, ठीक है, चाय में टेनिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 28 नंबर, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो देखिए बच्चों ये सब बहुत ही इजी क्वेश्चंस है जो कि आपसे पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब, ठीक है, इजी है बट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों दही में जब भी पूछा जाएगा तो लैक्टिक अम्ल, ठीक है, लैक्टिक अम्ल ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग बच्चों। 29 नंबर क्वेश्चन, पारा का एक प्रमुख अयस्क है। तो बच्चों पारा का प्रमुख अयस्क सिनेवार होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सरलतम हाइड्रोकार्बन है। तो बच्चों सरलतम हाइड्रोकार्बन मेथेन होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो बच्चों ये 30 क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 30 को अच्छा से रट लीजिए। ये सब क्वेश्चंस आपको आपके बोर्ड एग्जाम में बच्चों देखने के लिए मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।